हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हिंदी साहित्य एलटी उत्तराखंड से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 18 हम देखेंगे। आज जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा यह छायावाद से संबंधित होगा और छायावाद के साथ संपूर्ण छायावाद से संबंधित यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ ही इसमें एनसीईआरटी का भी मिश्रण किया गया है। जो भी मित्र इस चैनल में नए हैं तो वह प्लेलिस्ट में जाकर इससे पूर्व हमने 17 प्रैक्टिस सेट एलटी एनसीईआरटी और संपूर्ण साहित्य से करा चुके हैं और साथ ही पैडागोजी से संबंधित 16 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। यह संपूर्ण वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका अध्ययन एक सुचारू रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से चलता रहे और आपका आकलन, आपका मूल्यांकन सतत रूप से आगे बढ़ता रहे। तो देखते हैं मित्रों, आज का प्रैक्टिस सेट के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अंत तक देखना, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का काल का समय माना। ए 1918 से 1936, बी 1920 से 1938, सी 1918 से 1938 और डी 1920 से 1943। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का समय कब से कब माना था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का जो समय माना था उसका आंसर होगा सी 1918 से 1938। अब देखो, जो सामान्यतः छायावाद का काल है वह 1918 से 1936 माना जाता है, जो सर्वमान्य है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करेंगे। अब देखते हैं कि थोड़ा नगेंद्र के बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण इतिहास है उनका, तो उसके अनुसार उन्होंने काल विभाजन को इस प्रकार से माना। पहले आदिकाल का समय उन्होंने 7वीं से 14वीं सदी माना, उसके बाद भक्ति काल का समय 14वीं से 17वीं सदी माना, और फिर उन्होंने जो है रीतिकाल का समय 17वीं से 19वीं सदी माना, और आधुनिक काल को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, उसमें उन्होंने पुनर्जागरण काल को भारतेंद्र काल भी कहा जाता है, 1857 से 1900 माना, और जागरण या सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है, 1900 से 1918 माना, और छायावाद का समय उन्होंने 1900 से 1918 माना, 1918 से 1938 माना, और छाया उत्तर काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक प्रगति और प्रयोगवाद को उन्होंने 1938 से 1953 माना, जबकि नवलेखन, या जिसे हम नई कविता के नाम से भी जाना जाता है, तो नवलेखन का उन्होंने प्रारंभ 1953 ईस्वी से माना था। ठीक है, पिछली बार प्रगतिवाद का समय माना गया था, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था और कोर्ट में भी यह क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, परंतु फिर भी आयोग ने अपना ही माना। जैसे कि इसमें काफ़ी मतभेद है, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आप जो काल विभाजन है, तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। देखो, किसी भी राइटर का काल विभाजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली सामान्यतः जो काल विभाजन है वह आपको याद होना ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं छायावाद से संबंधित। आंसू छायावाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इसमें कितने छंद हैं? ए 15 छंद, बी 143 छंद, सी 105 छंद और डी 133 छंद। तो यह जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है यह है। तो स्मृति काव्य के नाम से इसे जाना जाता है, और मेघदूत भी, हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंसू को। तो इसमें कितने छंद हैं? इसी से ही 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो प्रधान स्मृति काव्य कहा जाता है, दूसरा मेघदूत कहा जाता है, और तीसरा इसमें कितने छंद हैं। तो आपने इसका आकलन, आपका इसने मूल्यांकन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, 133 छंद हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा रचनात्मक से आपको अध्ययन करना होगा, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप उसको बेहतर रूप से हल कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट रखेंगे। अब देखते हैं कि उनकी जो काफ़ी 4 रचनाएं हैं, एक झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। झरना छायावाद की पहली रचना माना जाता है। जो उनकी आंसू है ये 1925 की रचना है। ठीक है, और आप जानते हैं कि 18 की रचना कौन सी है? झरना है।
उसके बाद लहर 1933 की रचना है। और हम उसके बाद हम देखें तो कामायनी 1935 की रचना है। तो इन तथ्यों पर भी, इस फैक्ट को भी आप नोट करते रहेंगे। आगे हम देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी नागार्जुन और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? नागार्जुन। ठीक है। अब इसमें कौन है? इसमें जो है निराला है। तीसरे कवि, चौथा कवि कौन है इसमें? निराला है। ठीक है, निराला जी हैं इसमें। देखो, नागार्जुन का संबंध अगर हम बात करें नागार्जुन का, तो नागार्जुन जो है, नागार्जुन प्रगतिवाद में आते हैं। ठीक है, अग्रवाल, नागार्जुन, रागे राघव, त्रिलोचन, ये 4-5 कवि किस में आते? प्रगतिवाद। जो छायावाद के बाद जो काल चलता है वो प्रगतिवाद का काल चलता है। इसमें चौथा क्वेश्चन मिस हो चुका है। 5वां नंबर का प्रश्न है, छायावाद लघुत्रयी में कौन सा रचनाकार शामिल नहीं है? ए महादेवी वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी रामकुमार वर्मा और डी सुमित्रानंदन पंत। तो लघुत्रयी, एक बृहत्त्रयी है और एक लघुत्रयी है। तो बृहत्त्रयी में कौन कौन से हैं? जैसे निराला हैं, प्रसाद हैं और पंत हैं। तो लघुत्रयी में कौन कौन से कवि हैं? तो इन चारों में से आपने देखना है। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत। ये तीनों वर्मा आपको नोट करने हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत होगा। ठीक है, इन तथ्यों को भी आप नोट करते रहेंगे। यानी 5वां का आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका होगा। आगे हम 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। काफी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यह किसकी है? काफी प्रसिद्ध पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह पंक्तियां काफी प्रसिद्ध है। इस किसकी है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी निराला। और यह आपके एनसीईआरटी में जो 4 कविताएं लगी हुई है, सॉरी एनसीईआरटी में जो नेट में लगी हुई है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से भी पंक्तियां जस्ट पूछी गई थी। यू सेट में भी इस प्रकार से पंक्तियां पूछी गई थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह नहीं कि यह क्वेश्चन जो है यू सेट में पूछा गया था। कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां, कुछ प्रसिद्ध ऐसे पंक्तियां, ऐसे रचना, ऐसे रचनाकार, उनसे संबंधित कोई ऐतिहासिक तथ्य ऐसे रहते हैं जिनका निश्चित तौर पर हर प्रकार के परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छठा का सही आंसर होगा, इसका होगा छठा का बी होगा, ए होगा। ठीक है, इसका किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि ऐसा इसका संबंध नेट से ऐसा नहीं है। जैसे जिंदगी नामा, तो यूजीसी नेट, यह यूजीसी नेट में लगा हुआ, पिछली बार आपके 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। 7वां नंबर का प्रश्न है, 7वां नंबर का प्रश्न है, आधुनिक मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? आधुनिक मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? ए शिवानी, बी मन्नू भंडारी, सी महादेवी वर्मा और डी कृष्णा सोबती। तो किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसको कहा जाता है? तो आपने आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला 8वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में ही अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा दी। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी नंद दुलारे वाजपेयी और सी डी रामचंद्र शुक्ल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को।
जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति में ही अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दी? यह दी 8वां का डी बी यानी जयशंकर प्रसाद। काफ़ी प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं। देखो, आज का जो प्रश्न पत्र है यह संपूर्ण रूप से छायावाद पर आधारित है। तो इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रचनाओं के साथ इसमें जो पंक्तियां होगी वह बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। जिस तरीके से रीति जो है भक्ति काल है, जिसे कि स्वर्ण काल कहा जाता है, वहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती है। कबीर से, सूरदास से, तुलसीदास से, जायसी से, ये 4 काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति से संबंधित। प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति, ठीक है, और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति से संबंधित। इसी प्रकार से छायावाद के चारों कवि प्रसिद्ध हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और इनकी पंक्तियाँ विशेष रूप से काफ़ी बार पूछी जाती है। आपने रस में देखा होगा इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती है, आपने अलंकार में देखा होगा तो इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती है। तो यह बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। नौ गीत नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मंद रव। काफी प्रसिद्ध पंक्तियां। नौ गीत नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नव जलद मंद रव। यह पंक्तियां किसकी है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी राम कुमार वर्मा और सी जयशंकर प्रसाद और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर आपने आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यानी ए, यानी हरिवंश राय बच्चन। अब देखो, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बोलेंगे छायावाद में कैसे आ गए, लेकिन आपने विस्तार से पढ़ा होगा तो छायावाद में 4 विचारधाराएं चलती है। एक छायावादी कवि चलते हैं, ठीक है, एक छायावादी कवि चलते हैं, एक छायावाद के अन्य कवि चलते हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरा आपका चलता है क्या? तीसरे प्रकार की जो धारा चलती है, यह चलती है, कौन सी चलती है? तीसरी प्रकार जो छायावाद में जो धारा चलती है, एक प्रेम मार्गी चलते हैं, ठीक है, और एक राष्ट्र भक्ति से संबंधित चलते हैं, एक प्रेम मार्गी कवि इसमें चलते हैं। तो 4 प्रकार की विचारधाराएं इसमें चलती है, यानी एक राष्ट्र कवि जिनको हम कहते हैं राष्ट्र कवि, ठीक है, राष्ट्र कवि। और चौथा चलता है प्रेम और मस्ती के कवि, जिन्हें व्यक्तिक कवि भी कहा जाता है, व्यक्तिक कवि भी कहा जाता है, ठीक है, प्रेम और मस्ती के कवि। तो कई बार यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब छायावाद में तो चारों कवि आप जानते हैं। छायावाद के जो अन्य कवि, थोड़ा इसमें थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं कि अन्य कवि में कौन कौन से आएंगे। राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, केदारनाथ मिश्र, आरसी प्रसाद सिंह और गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर के भट्ट के काफ़ी उपन्यास भी प्रसिद्ध है, नाटक भी है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण आपने देखा हुआ उपन्यास में भी, वहाँ भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये कवि आपको याद रखना, ये अन्य कवि में आएंगे। और जो राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि आएंगे, जिन्हें कि नगेंद्र ने क्या कहा, राष्ट्रीय संस्कृत धारा का नाम नगेंद्र ने दिया, इस पॉइंट को भी आप पकड़ लेना। और उत्तर छायावाद भी इसी को कहा जाता है, राष्ट्रीय संस्कृत धारा को कवि। और उत्तर छायावाद किसने दिया नाम? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विचारधारा में कौन कौन से आएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल रामधारी दिनकर, जगन्नाथ प्रसाद और श्याम नारायण। अगर हम प्रेम और मस्ती के कवि आएंगे, अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आएगा हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। जैसे आपने इनकी कविताओं में इस प्रकार के एक भाव झलकता है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें कौन सा आएंगे? चौथा प्रकार के जो प्रेम और मस्ती का नाम भी नगेंद्र ने दिया, ठीक है। और इसको और क्या नाम दे दे, जो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राष्ट्र संस्कृत धारा के कवियों को क्या नाम दिया था? उत्तर छायावाद। और प्रेम और मस्ती के
काव्य को क्या नाम दिया था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने? उत्तर स्वच्छंद योग कहा था। तो आपको इतने जाने की आवश्यकता नहीं, आप इतना जान लेना कि 4 प्रकार की धाराएं आपको पढ़नी है छायावाद में। एक छायावाद के अंतर्गत ये चारों प्रकार के कवि आएंगे। छायावादी कवि, छायावाद के एन कवि, राष्ट्र संस्कृत धारा के कवि और प्रेम और मस्ती के कवि। ठीक है, इसमें पहले आएगा हरिवंश राय बच्चन, फिर नरेंद्र शर्मा, ठीक है, रामेश्वर शुक्ल आंचल आएगा। उसके बाद इन कवियों को आप नहीं भूलेंगे, ये काफ़ी प्रसिद्ध, भगवती चरण वर्मा भी इसी में आएंगे। ठीक है, तो ये 4-5 कवियाँ हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो कुल मिला के आपको विशेष रूप से 4 प्रकार की विचारधारा आपको किस में पढ़नी है? छायावाद में पढ़नी है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे इसमें। ऐसा नहीं कि हरिवंश राय बच्चन कहाँ से निकल गए यहाँ, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़े इसमें 60-70 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। 10वां नंबर का काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम श्री किस कवि की रचना है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी महादेवी वर्मा। तो इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ग्राम श्री किसकी है? तो ग्राम श्री जो है पंत जी की है। ठीक है, 10वां नंबर का है, पंत जी का होगा ग्राम श्री। ठीक है, इनकी एनसीईआरटी में ग्राम श्री लगी हुई है, वही आंखें लगी हुई है, इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेना। अगर हम बात करें तो एक ग्राम श्री जो है, एक तो ग्राम है, एक ग्राम है। एक ग्राम किसका है? यह है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक इसी से संबंधी और भी कविता है, ग्राम गीत है एक। ठीक है, एक कौन सा है? एक ग्राम गीत है। ठीक है, एक है ग्राम गीत है। तो ये ग्राम गीत किसका होगा? तो यह ग्राम गीत जो है, यह राम नरेश त्रिपाठी का है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी का यह ग्राम गीत है। ठीक है, और इसी से संबंधित ग्राम गीत और भी है, वह हरिओत का है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। पहला ग्राम जयशंकर प्रसाद का, ग्राम श्री किसका आएगा? ग्राम श्री पंत जी का आएगा, और ग्राम गीत जो है त्रिपाठी जी का हरिओत का आएगा। तो इन पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंटों तथ्यों पर भी आप ध्यान अपना आकर्षित करेंगे। अगला हम 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी प्रथम कविता सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई? तो कौन सी हुई? ए सावन पंचक, बी झरना, सी मिलन और डी प्रेमपति। तो कौन सी कविता इसमें होगी कि जो उनकी जो कविता होगी 1906 में कलाधर नाम से कौन सी कविता छपी थी? तो इसका सही आंसर होगा सावन पंचक। काफ़ी महत्वपूर्ण है सावन पंचक। ठीक है, तो ये सावन पंचक उनकी किसमें थी? प्रथम कविता माना जाता है। झरना को छायावाद का पहला जो है कविता माना जाता है। ठीक है, ये 18 की है, लेकिन इस यहाँ बात क्या कर रहा है? पहले कविता जो कलाधर नाम से, ठीक है, प्रथम कविता भारतेंदु पत्रिका, ठीक है, और किस नाम से? कलाधर नाम से। तो इसका सावन पंचक होगा। ठीक है, मिलन यामिनी होगा इसका। ठीक है, इसको सही कर देना, मिलन यामिनी। तो आपका ध्यान, पहले कविता छायावाद का आएगा तो झरना है। ठीक है, और प्रथम कविता आएगी तो क्या होगा? सावन पंचक है। लिखने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता था कि प्रथम कविता, परंतु एक ही क्वेश्चन से आपका, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका रचनात्मक ज्ञान अवश्य बढ़ेगा। पहला भारतेंदु पत्रिका, दूसरा प्रथम कविता कौन सी है, और तीसरा इसी से बनेगा, क्या बनेगा? तीसरा इसी से बनेगा कि कलाधर उपनाम से इनकी एक कविता थी। ठीक है, तो आपको नोट करना है कि इनका एक नाम जो है कलाधर भी है, झारखंडी भी इनको कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को।
आगे हम 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ए ज्ञानपीठ कर देना इसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा महादेवी वर्मा, बी नाटक सम्राट कहा जाता है प्रसाद को, सी कला और बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत जी को, और डी है बादल राग के लिए व्यास सम्मान निराला जी को। तो कौन सा कथन इसमें सुमेलित नहीं होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था या नहीं? जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहा जाता है या नहीं? कला और बूढ़ा चांद जो है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पंत जी को मिला था, सही या गलत है? और डी है बादल राग के लिए निराला जी को व्यास सम्मान दिया गया था, सही या गलत? तो आपने इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा सही है या कौन से नहीं है, कौन सा सुमेलित या कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आपको मालूम है यामा के लिए मिला था महादेवी वर्मा को, ठीक है, और जो है प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? नाटक सम्राट कहा जाता है, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला था? पहला हिंदी में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या मिला था? पंत जी को मिला था, ठीक है। पंत जी को कब मिला था? पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, चिदम्बरा के लिए 68 में दिया गया था, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के किस कवि के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में रखा गया? ठीक है, देखो पहले जो ऑल इंडिया रेडियो आप सुनते थे ना, आज तो जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, आप प्रत्यक्ष किसी भी व्यक्ति को समाचार पत्रों के माध्यम से टेलीविज़न के माध्यम से देख सकते थे। लेकिन पहला जो माध्यम था, पहले पत्रिकाओं का माध्यम था, उसके बाद जो है आधुनिकता को आगे जैसे बढ़ी तो तब रेडियो समाचार आप सुनते होंगे कि यह आकाशवाणी है। जैसे हमारे उत्तराखंड की बात करें तो नजीवादी केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो पहले उसका नाम क्या था? पहले उसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। इस पॉइंट को आप रखेंगे। तो फिर आकाशवाणी किसके कहने पर रखा गया? लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि छायावाद के किस कवि के कहने पर रखा गया था? ए निराला, बी महादेवी वर्मा, सी सुमितनंदन पंत और डी जयशंकर प्रसाद। तो यह नाम रखा गया था, यह रखा गया पंत जी के कहने पर रखा गया था, ठीक है। प्रसार भारती ने अपनी सेवा कब की? 1927 में स्टार्ट की, ठीक है, रेडियो की। उसके बाद हम देखते हैं अब ऑल इंडिया रेडियो जो है 1936 में इसका नाम फिर क्या पड़ा? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो पड़ा, और इसी ऑल इंडिया रेडियो से इसका नाम क्या पड़ा? आकाशवाणी पड़ा, ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लेना। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही अपने को आपको थोड़ा से जो डर रहा उसको अपना बदलना है, उसमें बदलाव आपको लाना ही लाना पड़ेगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन करने का आधार एक बेहतर से बेहतर बन सके, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नगिंद, और सी शांति प्रिय द्विवेदी, और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर होगा बी यानी डॉक्टर नगिंद। तो इसमें काफ़ी परिभाषाएं, छायावाद से काफ़ी परिभाषाएं पूछी भी जाती है, ठीक है। अगला 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? ए वेदना और निराशा की सघन अभिव्यंजना, बी प्रेम का उदात्त चित्रण, सी प्रकृति का सामान्य चित्रण, और डी आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता। तो कौन सी इसमें विचारधारा नहीं होगी? तो इसमें जो विचारधारा नहीं होगी वो प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं होगा, प्रकृति का विशेष चित्रण किया गया है, ठीक है। प्रवृत्तियां भी पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से आपने कई बार देखा होगा कि भारतीय युग की प्रवृत्तियां भी पूछा जाता है, उसी प्रकार से जैसे द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसी प्रकार छायावाद भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इससे भी प्रवृत्तियां पूछा जाता है। तो आपने छायावाद की प्रवृत्तियां में देखना, एक तो व्यक्तिगत
व्यक्तित्व को लेकर काफ़ी महत्व इन्होंने जो है कविताएं की थी। दूसरा कल्पना की अधिकता थी इनकी काव्य में। मर्यादित स्त्री प्रेम, स्त्री का ज़्यादा ही उल्लेख जो है आप देखेंगे कि स्त्री से संबंधित जो है महादेवी वर्मा तो उल्लेख किया ही किया, लेकिन पंत जी ने भी काफ़ी बेहतर रूप से जो है स्त्रियों के बारे में काफ़ी बेहतर रूप से कविताओं में उल्लेख किया। इसीलिए कहा जाता है कि नारी का मुक्ति का प्रबल समर्थक कभी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कभी किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने भी बेहतर काम किया। क्योंकि आपने देखा कि उनकी एक प्रसिद्ध निबंध है श्रृंखला की कड़ी, जिसमें नारी को लेकर, स्त्रीत्व को लेकर काफ़ी बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की भी बातें आती है। तो मैं कह रहा था इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखते थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूँगा। अब देख लेते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन छायावाद की प्रवृत्तियों को। तो प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है? एक तो नारी चित्रण, एक लक्षणिकता, दूसरा व्यक्तिकता, मर्यादित स्त्री प्रेम, कल्पना की अधिकता, राष्ट्रीयता भी, करुण की भावना, अभिव्यंजना और मानवता। राष्ट्र की भावना तो द्विवेदी युग से मिलते भी हमें, लेकिन उस काल में धीरे धीरे फिर छायावाद में, उसके बाद द्विवेदी युग में भी मिलती है, फिर आधुनिक में बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक रचनाएं हमें राष्ट्रता की भावना की मिलती है। मैत्री शरण गुप्त को आपने देखा होगा, उनकी रचनाओं को। अगला 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले छायावादी कवि हैं। तो ब्रज भाषा में छायावादी कवि कौन से हैं? तो कौन से होंगे? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमितनंदन पंत, सी राम कुमार वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका 16 नंबर का क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर को क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ए होगा। अभी इसके बारे में मैंने उल्लेख किया था, इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे, वार्तालाप डिस्कस नहीं करेंगे। अब सीधा आंसर पर हम टिक लगाएंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना द्विवेदी युग के समय प्रकाशित हुई? तो कौन सी हुई? ए कानन कुसुम, बी प्रेम पथिक, सी करुणालय और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, आगे जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना में सर्वप्रथम छायावाद की प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो किस में होंगे? 18 नंबर का प्रश्न है, तो किस में होंगे? ए आंसू, बी झरना, सी कामायनी और डी लहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 18 नंबर का? तो 18 नंबर का होगा झरना में छायावाद। इससे पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि अभी हमने पढ़ा था कि उनकी पहली रचना 1999 वाली थी। ठीक है, सावन पंचक। ठीक है, और छायावाद से संबंधित ये झरना 18 की रचना है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, निराला का वास्तविक नाम। तो निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो निराला जी का वास्तविक नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी। 20वां नंबर का प्रश्न है, अरुण और मधुलिका। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो यह किसकी है? तो यह जो पंक्तियां होगी 20 की काफ़ी प्रसिद्ध है, 20 नंबर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? यह चंद्रगुप्त का है। ठीक है, और चंद्रगुप्त की है यह पंक्तियां, चंद्रगुप्त की होगी, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक की ये पंक्तियां पूछी जाती है कई बार इनकी, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दुर्ग स्वामिनी। 28, 31 और 33 की ये 4 रचनाएं उनकी काफ़ी प्रसिद्ध है तीनों। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इस ऐसे ही इसी प्रकार से जैसे लिखा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इसी प्रकार से एक पूछा जाता है, अरुण और मधुलिका, तो यह किसके पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो यह पुरस्कार काफ़ी प्रसिद्ध है उनका, एक जो है कहानी पुरस्कार है,
तो उसके ये दोनों अरुण और मधुलिका, ठीक है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से जोड़ सकते हैं। अरुण और मधुलिका जो है पुरस्कार कहानी के क्या हैं, पात्र हैं, दोनों काफ़ी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से उनकी गुंडा कहानी, सालमती कहानी, ये कहानी है ना काफ़ी प्रसिद्ध है। आकाशदीप काफ़ी प्रसिद्ध है, यूजीसी नेट में लगी हुई है। तो यहाँ पर पुरस्कार कहानी भी उनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया। अब छायावाद नाम किसने दिया, ए जयशंकर प्रसाद, बी पंत, सी मुकुटाधर और डी निराला। तो इसका क्या होगा, मुकुटाधर ने दिया था, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे कि छायावाद का जो है जनक भी पूछा जाता है कई कई बार। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है। इक्कीस नंबर का प्रश्न हो चुका है, तो इसका मुकुटाधर होगा। 22 नंबर का प्रश्न है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी बना था। ए जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी निराला और डी पंत, ठीक है। तो यहाँ पर नाम केवल चेंज किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ये 4 स्तंभों में से नहीं है, प्रमुख जो 4 स्तंभ है ना उसमें से यह नहीं होगा, ठीक है। 22 का बी होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समांतर चलने वाले किस काव्यधारा के कवि हैं। अब इसके बारे में उल्लेख किया गया था। ए प्रयोगवादी, बी प्रगतिवादी और सी अकविता और डी राष्ट्र संस्कृति। तो अभी मैंने चारों विचारधाराओं के बारे में पता आपसे इसका उल्लेख किया गया था कि एक छायावाद विचारधारा है, एक छायावाद के अन्य कवि हैं, एक प्रेम और मस्ती के कवि हैं और दूसरा राष्ट्र विचारधारा के कवि हैं। तो ये किससे संबंधित थे, इनका संबंध था राष्ट्र संस्कृति या राष्ट्र विचारधारा के संबंध था। डी होगा 23 का डी। 24 नंबर का प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है। ए राम नरेश त्रिपाठी, बी बालकृष्ण शर्मा और सी जयशंकर प्रसाद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो नवीन किसका नाम था, तो नवीन किसका नाम था, बी यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। एक बालकृष्ण भट्ट अलग हैं और एक बाल मुकुंद गुप्त अलग हैं, ठीक है। जो बालकृष्ण भट्ट वो किससे हैं, द्विवेदी युग से संबंधित है। निबंध और काव्य में भी पूछा जाता है, नोट कर लेना। पिछले बार इस प्रकार से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दूसरे से जोड़ने की कोशिश करना। दूसरे बाल मुकुंद गुप्त, तो बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठी आपने पढ़ा होगा, या किससे हैं, द्विवेदी युग से हैं। और बालकृष्ण भट्ट जो हैं किससे हैं, भारतेंदु युग से हैं। और ये किससे हैं, छायावाद से, बालकृष्ण शर्मा, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, दुख ही पिछली रजनी, बीच विषक्ता सुख का नवल प्रभात या छायावादी की किस काव्य रचना से है। ए कामायनी, बी आंसू, सी सांध्या गीत और डी राम की शक्ति पूजा। तो किसकी है कि दुख की पिछली रजनी, बीच विषक्ता सुख का नवल प्रभात, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो किसका होगा, जिसका सही आंसर होगा क्या होगा, कामायनी, ठीक है। कामायनी कब की रचना है, 1935 की है। इसमें सर कितने, 15, ठीक है। इसी से भी लगा लेना। 26 नंबर का प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा जाता है। तो एक भारतीय जो है आत्मा किस कवि के लिए कहा जाता है, तो आपने इसमें ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जानते होंगे, काफ़ी कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 26 का, इसका सही होगा सी होगा। 27 नंबर का प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसाने आई। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना से उद्धृत है। ए कामायनी, बी लहर, सी झरना और डी आंसू। तो इसका 27 का सही आंसर क्या होगा, 27 का सही आंसर होगा यानी आंसू से है यह, ठीक है। ध्यान रखना, इसी प्रकार से कोई पंक्ति कामायनी में भी है, पहले मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में। तो कई बार हमारे दृश्य, हमारा जो प्रतिबिंब है, पहली दृश्य उसी पर जाती है, एक ही तरफ जाती है, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। या पंक्तियां हैं निराला, बी महादेवी वर्मा, सी प्रसाद और डी पंत। तो यह किसकी है, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं।
तो 28 का क्या होगा, 28 का सही होगा निराला की। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है, किस रचना पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए नीरजा, बी यामा, सी दीपशिखा और डी सांध्य गीत। तो किस रचना के लिए हुआ? काफी प्रसिद्ध है। और पुरस्कारों की बात करें तो सबसे ज्यादा पुरस्कार छायावाद में, देखो प्रसाद जी को और निराला जी को तो पुरस्कार उतने काफी प्राप्त हुए नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद जो है पंत जी को हुए और इनको भी। तो यह इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? यामा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी को क्या मिला था? यामा के लिए पुरस्कार मिला था और 82 में इनको मिला था। ठीक है, 82 में इनको मिला था, 1982 में। और महादेवी वर्मा को काफ़ी पुरस्कार मिले, जैसे द्विवेदी पदक, जो एनसीईआरटी के क्लास में मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ बेहतर रूप से। द्विवेदी पदक 1942 में, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो इन्हें काफ़ी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। 30 नंबर का प्रश्न है, निराला किस पत्र के संपादक थे? तो निराला किस पत्र के संपादक थे? तो आपको मालूम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा 30 का? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी मतवाला। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न है, मुक्त छंद के या मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रसाद, पंत, आज्ञे, निराला। तो कौन माने जाते हैं? तो यह आपको मालूम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 32 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास को विषय बनाकर किस कवि ने तुलसीदास नामक कविता की रचना की? ए निराला, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा 32 नंबर का। तो 32 नंबर का सही होगा ये, यानी निराला होगा। 33 नंबर का प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का रचना काल है। यह क्वेश्चन पिछली बार लेक्चर में पूछा गया था, तो यह आपको मालूम होगा। इसका रचना काल क्या है? 1936 है। देखिए, एक सरोज स्मृति है, उसका काल क्या है? सरोज स्मृति का कब है? 1935 है। ठीक है, और 1935 ही उसका भी है, कामायनी का भी 1935 है। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी राम कुमार वर्मा। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा? इसका सही आंसर होगा निराला। 35 नंबर का प्रश्न है, कौसानी में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? तो कौसानी में किसका जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंत जी का। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं होगी? गीतिका, ग्रंथि, ग्राम्य, चिदंबरा। तो आप जानते होंगे कि कौन सी नहीं होगी इसमें। 36 का सही होगा गीतिका। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका अभी भी उल्लेख किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिदंबरा के लिए। 38 नंबर का प्रश्न है, पंत की परिवर्तन कविता उनके किस काव्य संकलन में संकलित है? ए ग्राम्या, बी गुंजन, सी रजत शिखर, डी पल्लव। तो किस में होगी? ठीक है, परिवर्तन यानी पल्लव। ठीक है, यह जो है नेट में लगा हुआ, नेट के सिलेबस में आपके लगा हुआ है। ठीक है, परिवर्तन और परिवर्तन पल्लव। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न है, छायावाद का कौन सा कवि कवि होने के साथ चित्रकार भी है? काफी प्रसिद्ध है। ए पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी प्रसाद। तो इसका सही क्या होगा 39 नंबर का? इसका सही होगा महादेवी वर्मा। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? ए रश्मि, बी सांध्य गीत, सी नीरजा, डी पतझर। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो क्या होगा? पतझर। 41 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ए
सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मनोबाला घोष, इनमें से कोई नहीं, डी। तो आप जानती हो तो किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर का, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्तियां है, ए निराला, बी ए राम की शक्ति पूजा, बी बादल राग, सी तोड़ती पत्थर, डी सरोज स्मृति। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? तो 42 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए होगा। नहीं, इसका ए नहीं होगा, इसकी सरोज स्मृति होगा 42 का। आगे हम देखते हैं 43 नंबर का देखते हैं, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यह छायावाद है। तो यह परिभाषा किसने दी? प्रसाद, राम कुमार वर्मा, शुक्ल और महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आकलन आप लोगों ने कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो काफी प्रसिद्ध पंक्तियां ये राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। 43 का बी होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? आप जानते हैं कामायनी में कितने? 15 सर्ग हैं, ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। तो कामायनी का प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता है, ठीक है। चिंता को आशा हुई, श्रद्धा ने किए काम, काम को वासना। इस तरीके से आप, ये सर्ग काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इन तथ्यों को भी आप नोट करते रहेंगे। 46 नंबर का प्रश्न है, कामायनी का अंतिम सर्ग है। अभी प्रथम सर्ग पूछा गया था और अब पूछा गया है अंतिम सर्ग, ठीक है। तो अंतिम सर्ग क्या होगा? आनंद, आशा, निर्वेद और रईस। तो क्या होगा? आनंद होगा, ठीक है। तो ये सर्ग तो आपको जयशंकर प्रसाद की कामायनी तो से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये सर्ग आपको मालूम होने ही चाहिए और काफ़ी बार पूछा जाता है। आप इससे पूर्व मैंने कहा भी था कि आप इसको क्रम में भी याद कर सकते हैं। अगर आपको 15 के 15 सर्ग अगर नहीं भी आते हैं तो आप 3-3 इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे चिंता, ठीक है, चिंता, ठीक है। उसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद ईड़ा, उसके बाद निर्वेद, उसके बाद आनंद, ठीक है। अब देखो, ये पहला सर्ग है, ये तीसरा सर्ग है, ये छठा सर्ग है, ये चिंता पहला सर्ग है, श्रद्धा तीसरा सर्ग है और लज्जा, लज्जा जो है छठा सर्ग है, ईड़ा 9वां सर्ग है और निर्वेद जो है 12वां सर्ग है, आनंद जो है 15 सर्ग है। तो बीच बीच के आपको यह अगर 15 के 15 सर्ग नहीं भी होते हैं तो इस तरीके, देखो आनंद लास्ट वाला है, पहला चिंता है, ठीक है, और श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ठीक है। श्रद्धा, 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 लज्जा और ईड़ा, ये तीनों सर्ग आपके यूजीसी नेट में लगे हुए हैं, ठीक है। पहला सर्ग चिंता है, फिर श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा और निर्वेद। तो 3-3 के क्रम में आप इसे याद कर सकते हैं अपने इस स्मृति को जगाने के लिए। 46 नंबर का प्रश्न है कि कामिनी का अंतिम सर्ग, तो ये आनंद हो चुका है। 47 नंबर का प्रश्न है, मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? ए काशी से, बी कलकत्ता से, डी इलाहाबाद से, सी इलाहाबाद से और डी दिल्ली से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा बी, यानी कलकत्ता से। 48 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 48 नंबर का प्रश्न है, रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कर कहा गया? ए पंत, बी बालकृष्ण शर्मा, सी निराला और डी इसमें से कोई नहीं। तो यह किसका है? तो 48 नंबर का क्या होगा? इसका होगा निराला, यानी सी होगा।
49 नंबर का प्रश्न है, निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? ए तोड़ती पत्थर, बी भिक्षुक, सी बादल राग और डी सरोज स्मृति। तो इसका क्या होगा? सरोज स्मृति होगा। 50 नंबर का है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो यह किसका है? यह जो है कुकुरमुत्ता किसका होगा 50 का? तो यह आपको मालूम होगा, यह जो है निराला जी का है। 51 नंबर का प्रश्न है, निराला के निधन कहाँ हुआ था? तो निराला का निधन कहाँ हुआ था? जन्म तो आप जानते होंगे मेदिनीपुर, मैसादल मेदिनीपुर, कहाँ? बंगाल में हुआ था। ये पहले प्रैक्टिस सेट में हमने इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा। तो 51 का क्या होगा? इसका प्रयाग होगा। ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न है, एक कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करे छेद पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग। काफी बार पूछा जाता है, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करे छेद। ठीक है। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ, यह किसका होगा? तो आप जानते हैं यह किसका है? यह निराला जी का है और यह सरोज स्मृति से लिया गया पंक्तियाँ हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रथम कवि जूही की कली का प्रकाशन वर्ष? ए 15, 1915, बी 1910, सी 1920 और डी 1913। तो इसका सही क्या होगा? 53 का इसका सही होगा 1913 दिया गया, लेकिन 1914 इसमें होना चाहिए था इसको। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। पंत की नौका विहार कविता किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? पंत की जो नौका विहार है या किस कवि उसमें संकलित है? पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगवांत। तो 14 क्या क्या होगा? तो 14 का क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो जूही की कली का इसमें गलत दिया है, जूही की कली का इसमें 16 होना चाहिए था। ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। तो नौका विहार किसमें होगा? 54 का। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? इसका बी होगा, यानी गुंजन का होगा। ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न है, किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा सी, यानी 55 का 55 का ये होगा, निराला होगा। ठीक है। इसी से संबंधित एक रचना अज्ञे का है, बसंत का अग्रदूत। ठीक है। मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ, यह निराला ने कहा। परंतु बसंत का अग्रदूत अभी यूजीसी नेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो अज्ञे की रचना भी है। 56 नंबर का प्रश्न है, हे अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा है दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियां निराला की किस रचना से उद्धृत है? ए बादल राग, बी तुलसीदास, सी राम की शक्ति पूजा और डी कुकुरमुत्ता। तो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यह किससे होगा? तो इसका सही आंसर होगा 56 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है। राम की शक्ति पूजा। 57 नंबर का प्रश्न है, किस छायावादी कवि को रेखा चित्र लेखन में कुशलता प्राप्त थी? तो किसको थी रेखा चित्र में? तो आप जानते ही, इसका सही क्या आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है। तो किस कवि को मिला? तो आप जानते हैं इसमें से दोनों होगा, पंत को भी मिला था और महादेवी वर्मा को भी मिला था। 59 नंबर का प्रश्न है, निराला की प्रगतिवादी कविता कौन सी है? तो कौन सी है? बादल राग, बी तोड़ती पत्थर, सी भिक्षुक और डी ये सभी। तो ये सभी होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कवि पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ? ए प्रसाद, बी पंत, सी आज्ञे और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा 60 का? तो प्रसाद का नहीं है। ठीक है, इन्हें नहीं मिला था। 51 नंबर का प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, या अभी पिछली बार भी अभी एक क्वेश्चन पहले बना था, ये दोबारा बन चुका है। तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा का है।
62 नंबर का प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार हैं। तो मधुशाला, मधुबाला, अभी इसका उल्लेख किया गया था, या किसका होगा? हरिवंश राय का होगा। देखो जो सरल क्वेश्चन है तो रिवीजन करने वाली बात है। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका छायावाद युग की नहीं है? ए चांद, बी माधुरी, सी मतवाला और डी सरस्वती। तो आप जानते कि छायावाद के कवि कौन, पत्रिका कौन सी नहीं होगी? तो 63 का क्या होगा? इसका डी हो गया, यानी सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग है। तो द्विवेदी युग में जो भी सुधार हुए थे, जैसे व्याकरण संबंधी शुद्धता पर बहुत बल दिया करते थे। कौन दिया करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इसी से संबंधित जो है दूसरे कवि से कई बार उनका मतभेद हो जाता था। और सरस्वती पत्रिका आप जानते हैं कि कब की रचना है, कब ये 1900 से इसका प्रकाशन वर्ष है। 64 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया? तो अभी इस पूर्व में हम कह चुके थे, तो आंसू होगा। ठीक है, अभी बताया गया था कि इसमें क्या है, 133 छंद हैं। ठीक है, 65 नंबर का प्रश्न है, निराला की किस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया, किंतु बाद में वह ऐतिहासिक महत्व की कविता सिद्ध हुई? ए राम की शक्ति पूजा, बी वह तोड़ती पत्थर, सी कुकुरमुत्ता, डी जूही की कली। तो इसका आंसर क्या होगा 65 का? तो 65 का सही आंसर क्या होगा? जूही की कली। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक, विशेष रूप से अपने मित्रों तक भी इसे पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा, जिससे कि उनको भी यह लाभ मिल सके। ठीक है, तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें, जिससे कि उन्हें भी यह मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।